देखो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले आप पोटेंशियोमीटर को देख लो कि होता कैसे है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, दिख रहा है सबको पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसमें दो पॉइंट है ए और बी, ये दो टर्मिनल है ए और बी, और इनके बीच में बहुत सारे तार, जनरली 10 होते हैं या फिर किसी किसी में 4 होते हैं। ठीक है ना, जो मार्केट में मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट उसमें जनरली 10 या 4 वायर होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पोटेंशियोमीटर क्या हो गया, सिर्फ एक बहुत लंबा वायर है और इसके दो टर्मिनल है ए और बी, बस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, दो पॉइंट है ए और बी और बहुत सारे वायर होते हैं। जनरली जो मार्केट में मिलते हैं उसमें या तो 4 वायर होंगे या फिर 10 वायर होंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, मार्केट में जो या जो लैब में मिलते हैं उसमें 4 वायर होंगे या फिर 10 वायर होंगे। ठीक है, वायर कौन से मटेरियल के मिलके बने होते हैं? वायर बना होता है कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन से, जिसका वायर मीटर ब्रिज का वायर था। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हाई रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर एंड लो टेम्परेचर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग किसी भी सर्किट के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं विद ग्रेट एक्यूरेसी। ठीक है ना, वोल्टमीटर से अगर हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होती है, क्योंकि वोल्टमीटर का आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए इन्फिनिटी। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उससे मेजर करने में कुछ ना कुछ एरर होगी, लेकिन पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह वर्क करता है। ठीक है ना, तो इससे जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो इसमें ग्रेट एक्यूरेसी से हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ, सेकंड है, किसी अननोन सेल का ईएमएफ भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। हमारे पास एक अननोन सेल है, इसका ईएमएफ हमें नहीं मालूम, तो आप इसके ईएमएफ को मेजर कर सकते हो बाय यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। थर्ड, हमारे पास दो सेल हैं E1 और E2, आप इनके ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, किसका ईएमएफ ज्यादा है किसका ईएमएफ कम है, इसको भी आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। और फोर्थ पॉइंट है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल। हमें एक सेल गिवन है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार पॉइंट समझ में आ रहा है क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड किसी एक सेल का ईएमएफ फाइंड करना, दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करना, और किसी भी एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। हाँ, अभी जो वायर ए बी है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से और एक रियोस्टेट से। ठीक है, एक बैटरी लगा दी और एक लगा देते हैं रियोस्टेट। यहाँ तक बात समझ में आ रही? रियोस्टेट का मतलब आप समझते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस, पहले भी आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, यह है रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसके रेजिस्टेंस को वेरी कैसे करते हैं? ठीक है ना, इस तरह से हम ये वाला जो आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है इसको स्लाइड करके, ठीक है, ये स्लाइडर दिखाई दे रहा है, इसको स्लाइड करके हम इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? इस तरह से हम इसकी वैल्यू को लगातार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इतने में कोई डाउट डाउट हो तो बताओ। और ये सर्किट कहलाता है इसका मेन सर्किट या प्राइमरी सर्किट। मेन सर्किट और प्राइमरी सर्किट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही? और यहां से इसमें करंट फ्लो होगी इस तरह से। ठीक है, अब करंट कितनी फ्लो होगी तो देखो, रियोस्टेट पर लिखा रहता है, अगर रियोस्टेट पर लिखा है 125 ओम, ठीक है, और आर ए बी इसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा।
आर ए बी इक्वल टू 5 ओम, ई की वैल्यू है 20 वोल्ट। अब हम आपसे बोले फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट फ्लो इन पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो होने वाली मिनिमम और मैक्सिमम करंट बताओ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या पूछ रहे हैं? फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे आप लोग? देखो, जब हमें निकालनी हो मिनिमम करंट, तो मिनिमम करंट निकालने के लिए रियोस्टेट का लोगे आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? ई ओवर आर एच प्लस आर ए बी। ठीक है, ये करंट का फार्मूला हो गया। मिनिमम करंट निकालनी है तो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस देना पड़ेगा मैक्सिमम। ठीक है ना, तो आई मिनिमम कितनी होगी? ई की वैल्यू कितनी है? 20। आर एच की वैल्यू क्या लेना है? 5 मैक्सिमम, और आर ए बी की वैल्यू फिक्स गिवन है 5। ठीक है, कितना आ जाएगी मिनिमम करंट? 2 एम्पियर। अब हमें निकालना है इसी में इसकी मैक्सिमम करंट। ठीक है, मैक्सिमम करंट कैसे फाइंड करेंगे? आई मैक्सिमम इक्वल टू ई ओवर, ठीक है, आर एच की वैल्यू क्या लेनी है? अब करंट निकालना है मैक्सिमम, तो आर एच लेना पड़ेगा मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है ना, 1 प्लस आर ई बी की वैल्यू फिक्स है 5, और ई की वैल्यू क्या गिवन है? 20। इससे कितना आ जाएगा? 20 ओवर 6 यानी 10 ओवर 3 इक्वल टू 3.33 एम्पियर। करते हैं इससे क्या क्या फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर का। हम लोग वोल्टमीटर की हेल्प से भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल फाइंड कर सकते थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि वोल्टमीटर वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्लेक्शन मेथड। देखो, वोल्टमीटर में एक पॉइंटर होता था और पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है ना, ये अगर जीरो है तो जीरो से धीरे धीरे डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो वोल्टमीटर है वो डिफ्लेक्शन मेथड पर वर्क करेगा। ठीक है, दूसरा, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी है तब तो ये सही वर्क करेगा, वरना कुछ ना कुछ एरर होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बनाना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, तो आइडियल वोल्टमीटर बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए वोल्टमीटर से जो हम मेजर करते हैं वो एक्चुअल रीडिंग को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि पोटेंशियोमीटर जो होता है ये जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर वर्क करता है। ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर में क्या होगा? पोटेंशियोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन, या इसी को कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पर वर्क करता है, इसलिए इससे एक्यूरेट मेजरमेंट आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पोटेंशियोमीटर को हम लोग आइडियल वोल्टमीटर भी कह सकते हैं। आइडियल वोल्टमीटर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पोटेंशियोमीटर का दूसरा नाम क्या है? आइडियल वोल्टमीटर। यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहला क्या हो गया? पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट विथ ग्रेट एक्यूरेसी इन एनी सर्किट। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, और क्या मेजर कर सकते हैं इससे? और हम लोग मेजर कर सकते हैं टू फाइंड ईएमएफ ऑफ एनी अननोन सेल। हमारे पास कोई सेल है, एक सेल हमारे पास में है और इसका ईएमएफ हमें नहीं मालूम। ठीक है ना, तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो आपके मन में बहुत सारे डाउट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उन डाउट्स को दूर करने के लिए हमने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं,
अगर ये दो क्वेश्चन आप दिमाग में रखेंगे तो आपके डाउट्स अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था आपको इन दोनों सर्किट में एमीटर की रीडिंग फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब इसमें फ्लो होने वाली करंट आपको निकालनी है। तो जल्दी से हम लोग कोशिश करते हैं इस करंट को निकालने के लिए। तो फर्स्ट केस में आप देखो, एमीटर को हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपको इसमें फ्लो होने वाली करंट फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पे लूप कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 लूप हैं। ठीक है ना, इसमें फ्लो होने वाली करंट ले लो I1, इसमें फ्लो होने वाली करंट ले लो I2। ठीक है, I1 की इक्वेशन क्या होगी, देखो 2 + 3 + 5 कितना हो गया 10 I1। ठीक है, कॉमन ब्रांच कौन सी है, इसमें है 2, तो आप लिखेंगे -2 I2। ठीक है, यहां से आएंगे तो -20 इक्वल टू हो जाएगा 20। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे लिखोगे, सेकंड इक्वेशन देखो, यहां पर केवल एक ही रेजिस्टेंस है 2, तो आप लिखेंगे 2I2। ठीक है ना, और -2I1। अब तो समझ में आने लगा होगा लिखना। ठीक है, इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, यहां से जाएंगे तो +4 उस तरफ जाके हो जाएगा -2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, क्या आ जाएगा, देखो -2 + 2 सीधे सीधे कैंसिल हो रहे हैं, यहां से क्या बचेगा 8I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। I1 इक्वल टू आएगा 2 एम्पियर। ठीक है, I1 की वैल्यू 2 आती है, किसी भी इक्वेशन में रख दो। I1 की वैल्यू 2 रखोगे तो हो जाएगा -4, -4 से -4 कैंसिल। I2 की वैल्यू आएगी 0। I2 मतलब इसमें फ्लो होने वाली करंट, यानी I की वैल्यू क्या आएगी 0 एम्पियर। सबका आ गया था इतना, सबका। सेकंड वाले को देखो, देखो फर्स्ट वाले में एमीटर की रीडिंग आ चुकी है 0, अब सेकंड में निकालनी है एमीटर की रीडिंग, तो काम वही करना होगा। सबसे पहले एमीटर को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0, इसे शॉर्ट करना भी कहते हैं। ठीक है, हमें फिर से ये वाली करंट निकालनी है। ठीक है, काम वही करते हैं। एक लूप हो गया, इसमें लेते हैं करंट की डायरेक्शन I1, दूसरे लूप में करंट की डायरेक्शन लेते हैं I2। ठीक है, फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी 2 + 3 + 4। ठीक है, सॉरी बेटा 1 मिनट, इसको भी 5 ही करो, वैल्यू वही है, एक सी वैल्यू है 2 3 5, ये तो एक सी वैल्यू है। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखो 2 + 3 + 5 कितना हो गया 10। तो आप क्या लिखेंगे 10 I1। ठीक है, कॉमन ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है 2, -2 I2। ठीक है, और इक्वल टू कितना आएगा, इस तरफ आएगा -20, उस तरफ जाके हो जाएगा +20। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड लूप की इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड लूप की इक्वेशन क्या होगी, देखो अब सेकंड लूप में कितने कितने रेजिस्टेंस हैं 2 और 2 4। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 4I2, ये प्लस का होगा। कॉमन ब्रांच में कितनी करंट है, कॉमन ब्रांच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखोगे -2I1। ठीक है, और जिसको किरचॉफ लॉ में प्रॉब्लम है वो किरचॉफ लॉ वाला वीडियो देख लेना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू क्या आएगा +4। ठीक है, उस तरफ जाके क्या होगा -4। इक्वेशन नंबर 2 बेटा क्लियर है इतना। ठीक है, अब आप ये देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अच्छा ये रहेगा कि 2 का डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 में 2 का डिवाइड करके इसमें ऐड कर दें। 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा -I1 प्लस 2I2 इक्वल टू -2। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 में 2 का डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन अलग होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
अब दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सीधा सीधा ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कितना आएगा 9I1, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा 18। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 की वैल्यू आएगी 2 एम्पियर। देख लो सब लोग, ठीक है, I1 की वैल्यू आ गई। अब देखो, हाँ I1 की वैल्यू आ चुकी है, कहीं भी रख दो और I2 की वैल्यू फाइंड करो। तो I1 की वैल्यू यहाँ पर रखो, -2 से -2 कैंसिल, I2 की वैल्यू क्या आ रही 0। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ से फ्लो होने वाली करंट भी कितनी हो जाएगी 0, यानी इसमें जो एमीटर है इसकी रीडिंग भी 0 होगी, इसकी रीडिंग भी 0 आ रही थी, इसकी रीडिंग भी 0 आ रही, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा, अभी हम आपको पोटेंशियोमीटर के पहले की बातें बता रहे हैं, वरना होगा क्या कि आप पोटेंशियोमीटर में हमसे हर एक थोड़ी थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये कैसे हो गया, ठीक है ना। तो हम उसके पहले की तैयारी कर ली कि आप हमसे क्वेश्चन ही ना पूछ पाओ, ठीक है, आपके अंदर पहले से क्लियर। अब हम इसका बता रहे हैं, इसका मतलब क्या निकला, हमने क्यों किया ये वाला क्वेश्चन। देखो, अब आपने यहाँ पे देखा I1 की वैल्यू यहाँ भी 2 एम्पियर आई और I1 की वैल्यू यहाँ भी 2 एम्पियर आई, ठीक है। फर्स्ट केस में इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, करंट यहाँ से आएगी तो पहला प्लस दूसरा माइनस, ऊपर तो कोई करंट जा नहीं रही, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज कितना आएगा 2 × 2 4 वोल्ट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, ये आ गया 4 वोल्ट। और अब आप ये देखो, यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ भी हमने लगाया 4 वोल्ट, ठीक है। दूसरा प्लस को कनेक्ट किया प्लस से, अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट किया ना, इसका प्लस तो इसका प्लस, इसका माइनस तो इसका माइनस, ऐसे ही कनेक्ट किया ना, ठीक है। ऐसा करके हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म कर दिया, ठीक है। देखो, जो पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो रहा था उतनी ही पोटेंशियल की आपने यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है, और अपोजिट ऑर्डर में जोड़ दिया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ये मतलब हुआ ना कि नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा, अब आप ये देखो, अगर हम यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही, अब हम कुछ रेजिस्टेंस लगा दें। देखो, इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस किया हमने, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। दूसरी वाली जो बैटरी थी इसके साथ रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस लगाने का कोई इफेक्ट आ रहा है क्या? रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ और भी रेजिस्टेंस लगा देते, कितनी भी वैल्यू के रेजिस्टेंस लगा देते, एक यहाँ पे लगा देते 5 ओम, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल इक्वल हो तो यहाँ पर लगाए गए रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं आता है। अगर हम यहाँ पर एक कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस आर लगा दें, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर लगा दें और इसकी वैल्यू को वेरी करते जाएं, बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं, तो क्या इस पर फ्लो होने वाली करंट पर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही थी? फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो गया, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ एनी अननोन सेल और गिवन सेल, ठीक है ना। तो हमारे पास एक अननोन सेल है, ठीक है। सेल जनरली जो लैब में होते हैं वो होते हैं लैग्रांची सेल या डैनियल सेल, ठीक है ना। और हम लोग इस तरह के सेल भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लो ये अननोन सेल है, इसका हमें ईएमएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, पोटेंशियोमीटर का मेन सर्किट कैसा बनेगा, ये हो गया, ए बी हो गया पोटेंशियोमीटर वायर, इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट करनी है, इसके साथ कनेक्ट कर दिया आपने रियोस्टेट, ठीक है। अब इसके अपोजिट ऑर्डर में जिस सेल का ईएमएफ हमें फाइंड करना है उस सेल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। साथ में होगा एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी, ठीक है। जॉकी को इस वायर पर स्लाइड करवाते हैं, जैसे ही गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए, ठीक है, या जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए उस पॉइंट पर रुक जाते हैं, ठीक है। और ये कहलाया गया इसका नल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? नल पॉइंट,
ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब आप ये देखो, बैलेंस कंडीशन में देखो यहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, और ऐसा कब पॉसिबल है कि जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना हो। कल जो लोग आए थे उनको एक क्वेश्चन करवाए थे, देखो ये बैटरी थी 20 वोल्ट की, ठीक है, 2, 3 और 5। करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर। और अगर हम यहां से एक बैटरी लगा दें साथ में गैल्वेनोमीटर या एमीटर, ठीक है। अब आप ये देखो, इसमें करंट फ्लो होगी 2 एम्पियर, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस होगा 4 वोल्ट। और अगर आपने यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। करंट फ्लो क्यों नहीं होगी, क्योंकि इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इनके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है ना। या इन दो पॉइंट का पोटेंशियल इन दो पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। और करंट हमेशा कब फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, ठीक है। जब दो पॉइंट के पोटेंशियल बराबर हो तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इसका क्या मतलब हुआ, जो बैटरी का ईएमएफ है ये पॉइंट ए से लेके जे तक के पोटेंशियल के इक्वल होगा, ठीक है। इफ ई इक्वल टू वी ए जे देन नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अगर इन दो पॉइंट का पोटेंशियल इन दो पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल हो तो करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। अब हमें किसी भी तरह से वी ए जे की वैल्यू पता चल जाए तो हमें ई की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखो वी ए जे की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने का तरीका है ई इक्वल टू के इंटू एल, ठीक है। अब के एक नया टर्म है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, ठीक है, और ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या 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 बोलोगे, E इक्वल टू 20 वोल्ट, ठीक है ना। फिर से सुनो, के कहलाता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का टोटल पोटेंशियल, ठीक है। अब के को फाइंड कैसे करते हैं, तो के की वैल्यू होती है कि है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है ना। तो आप ये देखो, अगर पोटेंशियोमीटर वायर यहाँ पर लेंथ कौन सी कहलाएगी, ए बी, ए बी कहलाएगी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, कैपिटल एल। तो के इक्वल टू क्या कहलाएगा, वी ए बी ओवर कैपिटल एल, ठीक है। ये कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। के इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। अब वी ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो वी ए बी इक्वल टू होगा आई इंटू आर ए बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, आई इंटू आर ए बी। अब आई की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है मेन सर्किट में, इसमें तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही, ठीक है। तो ई ओवर आर ए बी प्लस आर एच, ठीक है। इस तरह से करंट की वैल्यू आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी तो वी ए बी आ जाएगा, वी ए बी आ जाएगा तो के आ जाएगा, और के की वैल्यू मालूम हो और बैलेंसिंग लेंथ मालूम हो एल, ठीक है ना। स्मॉल एल कौन सी लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके जे तक की लेंथ, ठीक है ना। तो ई की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक। सब लोग ये क्वेश्चन नोट कर लो, देखो ए बी एक पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसकी लेंथ गिवन है 4 मीटर, ठीक है। आर ए बी इसका रेजिस्टेंस गिवन है 0.01 ओम पर सेंटीमीटर, जनरली इस टाइप से ही इसका रेजिस्टेंस गिवन होता है, ठीक है।
यहाँ जो बैटरी लगी है ये कहलाएगी मेन बैटरी, ठीक है ना, या ड्राइविंग सेल, इसको क्या बोलते हैं, ड्राइविंग सेल, ठीक है। और इसका ईएमएफ कितना दिया है, 50 वोल्ट। रिएस्टेट आपने जो लगाया है इस समय इसकी वैल्यू है 6 ओम, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ भी आपको गिवन है 150 सेंटीमीटर। फाइंड वैल्यू ऑफ ई, ठीक है, जो अननोन सेल है इसके ईएमएफ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हमने इसकी थ्योरी देखी है उतने ही स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो ई का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले ई का फार्मूला लिख दो। ई इक्वल टू होता है के इंटू एल, ठीक है। ई इक्वल टू के की वैल्यू कोशिश करेंगे फाइंड करने की, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी गिवन है 150, तो के इंटू 150 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है, इतना बन जाएगा ना सबको। या तो आप सेंटीमीटर रहने दो या मीटर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है ना। 150 सेंटीमीटर है तो बाद में हम के की वैल्यू भी निकालेंगे वोल्ट पर सेंटीमीटर में, ठीक है। चलो अच्छा, अब आप ये देखो, अब हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू, ठीक है। तो के का फार्मूला क्या होगा, के इक्वल टू वी ए बी ओवर कैपिटल एल, ठीक है। के अभी वी ए बी तो मालूम नहीं है, ठीक है ना। कैपिटल एल हमें मालूम है, कैपिटल एल की वैल्यू है 4 मीटर, तो इसको हम लिख देंगे 400 सेंटीमीटर, वी ए बी ओवर 400, ठीक है ना। इसको सेंटीमीटर में ले लिया क्योंकि हमने यहाँ भी लिया था सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब आप ये देखें वी ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, वी ए बी, ठीक है। वी ए बी का फार्मूला होगा आई इंटू आर ए बी, ठीक है। अब आर ए बी कैसे फाइंड करोगे, तो आपको गिवन है 0.01 ओम पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है 0.01, ठीक है। और कितनी लेंथ है ए बी की, 4 मीटर, यानी 400 सेंटीमीटर। तो आर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए बी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0.01 इंटू 400, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो ए से लेके बी तक का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 ओम, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो हम आर ए बी की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 4 ओम, लिखते हैं यहाँ पे 4 ओम, ठीक है। इसको लिखे दे रहे हैं 4 ओम, ठीक है। अब आप ये देखो वी ए बी आई इंटू 4, आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आई का फार्मूला होता है टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आई कौन सी करंट है, मेन सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, क्योंकि यहाँ तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड करोगे, ई ओवर आर ए बी प्लस आर एच, ठीक है। दोनों की वैल्यू हमें मालूम है, आर ए बी भी मालूम है, आर एच भी मालूम है। ई की वैल्यू है 50 ओवर आर ए बी, आर ए बी की वैल्यू कितनी मालूम है, आर ए बी आ गया 4 और आर एच गिवन था 6, ये हो जाएगा 10, आई की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर, ठीक है ना। आई मालूम है, आर ए बी मालूम है, तो बी ए बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा बी ए बी, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 वोल्ट, ठीक है। और वी ए बी है तो के की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू वी ए बी की वैल्यू है 20 ओवर 400, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1 ओवर 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। के की वैल्यू आ चुकी है, के की वैल्यू आ गई, यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर दो तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कितना आएगी, तो ई इक्वल टू के की वैल्यू क्या होगी 1 ओवर 20 इंटू 150, ठीक है, 15/2 या 7.5 वोल्ट,
ठीक है, ई की वैल्यू होगी 7.5 वोल्ट। अब आप इसमें कुछ प्रिकॉशन भी देखो कि किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा एक्सपेरिमेंट करते समय। ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा याद रखनी है। देखो, कभी भी आप किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड करें तो इसको हमेशा जो मेन बैटरी है या ड्राइविंग बैटरी है इसके अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट करना है। अपोजिट ऑर्डर मतलब इसके प्लस से इसका प्लस कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो एक पॉइंट आपको याद क्या रखना है कि हमेशा ई को इस वाले ई से अपोजिट ऑर्डर में जोड़ना है। अगर अपोजिट ऑर्डर में नहीं जोड़ेंगे तो कभी भी हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो, क्यों नहीं मिलेगा इसका रीजन भी समझ लो। ठीक है, इसका रीजन समझो ऐसा क्यों होगा। देखो, एक कोई बॉक्स रखा हुआ था, ठीक है, आप इसको धक्का लगा रहे थे एक तरफ से, ठीक है, आपके पास ताकत है 10 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरा, एक कोई लड़का इस तरफ से ताकत लगा रहा है 6 न्यूटन की। ठीक है, अब आप ये बताओ, आप चाहे तो इस बॉक्स को रोकना, ठीक है, तो ये बॉक्स कैसे रोकेगा? तो आपको एक आदमी और बुलाना पड़ेगा जिसके पास 4 न्यूटन की ताकत हो, ठीक है, और ये आपके अपोजिट डायरेक्शन से लगाना शुरू करे। ठीक है ना? तो अगर इस तरफ 10 न्यूटन है, इस तरफ 10 न्यूटन था, तो इस तरफ भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो ये बॉक्स कैसा रहेगा? स्टेशनरी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब आप ये बताओ, अगर दोनों लोग एक, आप धक्का लगा रहे थे इस तरफ से 10 न्यूटन का, ठीक है ना, और दूसरा आदमी आपको रोकना चाहता है और इसी साइड से धक्का लगाना शुरू कर दे, अब ये बताओ कि ये रुकेगा कि और तेज चलेगा? और तेज चलेगा मतलब न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा या इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आएगी। जो केस यहाँ पर है वही केस यहाँ पर होगा। ठीक है ना? अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो, गैल्वेनोमीटर को रीडिंग लाने से रोकना चाहते हो, तो अपोजिट ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, जैसे धक्का अपोजिट डायरेक्शन से लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो एक पॉइंट क्या पढ़ा आपने, क्या एक प्रिकॉशन क्या रखनी है हमें? नल पॉइंट के लिए कंपलसरी है कि दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड हों या दोनों सेल अपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड हों। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, दूसरा, कैपिटल ई की वैल्यू स्मॉल ई से बड़ी होना चाहिए। ठीक है, ई कहलाएगा ड्राइविंग सेल और ई कहलाएगा, स्मॉल ई कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल सेल। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है अननोन सेल। तो ड्राइविंग सेल को स्मॉल ई से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं नल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, नल पॉइंट के लिए ये कंपलसरी कंडीशन है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, स्टूडेंट और सर। ठीक है, तो आप ये बताओ, स्टूडेंट और सर में से किसकी नॉलेज जाना होनी चाहिए? स्टूडेंट्स की के सर की जाना होना चाहिए, तो ये हो गए सर और ये है स्टूडेंट। ठीक है ना, अगर उल्टा हो जाए, सर की नॉलेज कम हो, स्टूडेंट की नॉलेज जाना हो, तो बस सर स्टूडेंट्स को कभी नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पर है, अगर इसकी वैल्यू कम हो, इसकी वैल्यू जाना हो, तो बैलेंसिंग लेंथ इसके और दूर आएगा, वायर पर आएगा ही नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कभी कभी इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में नल पॉइंट मिल नहीं रहा, ठीक है, या जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पर आ नहीं रहा, इसका क्या रीजन होगा? तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो ड्राइविंग सेल की वैल्यू अननोन सेल की वैल्यू से कम हो, या फिर आपने यहाँ पे कनेक्शन गलत कर दिया, मतलब प्लस को प्लस से कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक आर एच इसकी वैल्यू गिवन है 5 to 10,
5 से लेके 10 तक, ठीक है। आर ए बी इक्वल टू है 10 ओम, ठीक है। ए बी इक्वल टू है 10 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आर एच की वैल्यू 5 से 10 है, ए बी की वैल्यू 10 मीटर है, ई की वैल्यू गिवन है आपको, कैपिटल ई की वैल्यू गिवन है 60 वोल्ट और स्मॉल ई की वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट, ठीक है। नंबर 1, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ आपको फाइंड करनी है। इफ आर एच इक्वल टू 5 ओम और सेकंड केस फाइंड वैल्यू ऑफ एल या बैलेंसिंग लेंथ इफ आर एच इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। रियोस्टेट मिनिमम पर हो या करंट मैक्सिमम, ऐसा भी कह सकते हैं। फाइंड बैलेंसिंग लेंथ व्हेन वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम और सेकंड केस फाइंड बैलेंसिंग लेंथ इफ करंट फ्लो इन पोटेंशियोमीटर इज मिनिमम, ठीक है ना। ऐसा भी पूछ सकते हैं, आप सभी लोग फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखो, E इक्वल टू के एल वन, ऐसा लिख लें। E इक्वल टू के एल वन, और K की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? K इक्वल टू वी ए बी ओवर एल। वी ए बी की वैल्यू कैसे आएगी? आई ए बी इंटू आर ए बी ओवर एल इंटू एल वन, ठीक है। सॉरी, ये तो K की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो K की वैल्यू क्या होगी? आई ए बी कैसे फाइंड करोगे? पहले कौन सी है? जब आर एच की वैल्यू 5 है या मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही हो, तो आई ए बी कैसे आएगा? टोटल ईएमएफ 60 ओवर टोटल रेजिस्टेंस। ए बी का रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस दिया गया है 10, तो 10 प्लस 5, ये तो आ गई करंट की वैल्यू, इंटू आर ए बी। आर ए बी की वैल्यू दी है 10 ओवर लेंथ। टोटल लेंथ कितनी दी है? ये भी दी है 10, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा? ये आएगा 4 वोल्ट पर मीटर, ये हमने मीटर में लिया यहाँ पर, ठीक है। के की वैल्यू आ चुकी है, तो ई की वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट केस में? सॉरी, ई की वैल्यू भी गिवन है आपको, ई की वैल्यू है 10, ई की वैल्यू गिवन है 10, के की वैल्यू आ चुकी है 4, L1 फाइंड करना है, तो L1 इक्वल टू आएगा 10/4 इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड केस में। देख लो बेटा, फर्स्ट केस आपका सही आया था, इतना 2.5 ही आया था, ठीक है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताने वाले हैं, इसके लिए हम ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड आप देखो, E इक्वल टू के एल टू, ठीक है। L2 ले लें इसमें बैलेंसिंग लेंथ। अब आप इसमें देखें, E इक्वल टू के की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? वी ए बी ओवर एल, ठीक है। वी ए बी कैसे आएगा? आई ए बी इंटू आर ओ बी ओवर एल, फार्मूला यही लगेगा। आई ए बी किस केस पर निकालनी है? मिनिमम करंट यानी रेजिस्टेंस हो मैक्सिमम, ठीक है ना। कैसे फाइंड करेंगे? के की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो वी ए बी आई ए बी इंटू आर ए बी, तो आई ए बी कैसे आएगा? टोटल ई एम एफ है 60, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 10 प्लस 10, ठीक है। यहाँ पर आएगा 10 प्लस 10। आर ए बी की वैल्यू तो फिक्स है 10 और लेंथ भी फिक्स है 10, इससे आ जाएगी के की वैल्यू आएगी, सॉरी, ई इक्वल टू के की वैल्यू आ चुकी है इंटू L2, ठीक है। ई की वैल्यू क्या गिवन है आपको? ई की वैल्यू गिवन है 10, इससे ये कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 3, 10 इक्वल टू 3L2, L2 इक्वल टू 10/3, सबका आ चुका है 3.33 मीटर। अब आप ये बताओ,
दोनों केस में बैलेंसिंग लेंथ जाना किसकी आई, फर्स्ट वाले केस की कि सेकंड वाले केस की, ये बता दो, सेकंड वाले केस की। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन समझ, बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाले केस की। अब कई बार 12th क्लास में या कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, चाहो तो आप रेजिस्टेंस लगा दो या इस तरह से लगा दो आर। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं, पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में यदि आर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, आर की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो आपने देखा आर की वैल्यू बढ़ाने पर, पहले थी 5 अब कर दी 10, तो बैलेंसिंग लेंथ में क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ती है कि कम होती है, बढ़ती है। तो ये हमने एग्जाम्पल से कर लिया तो मैं बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब आप इसको डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। ठीक है ना, तो पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में यदि बैटरी के साथ लगे हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है ना, यहां तक एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इस आप इस फंडामेंटल को डायरेक्ट याद रखना। ठीक है ना, अब ये आपको डायरेक्ट करने वाला एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर लगा दिया अननोन बैटरी के साथ। ठीक है, और सपोज हमें यहां पर बैलेंसिंग लेंथ मिलती है एल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, इफ वैल्यू ऑफ आर आर इंक्रीज, आर की वैल्यू को बढ़ा देंगे, देन फाइंड इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या इफेक्ट आएगा, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, कम होगी या कांस्टेंट। देखो, बैलेंसिंग लेंथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमें मालूम है जब बैलेंसिंग कंडीशन होगी तो ए से लेके जे तक का पोटेंशियल और ई का पोटेंशियल इक्वल होगा, ई इक्वल टू वी ए जे। ठीक है, और इस कंडीशन में इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, और करंट फ्लो नहीं होगी तो इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बताए थे, तो जो क्वेश्चन था उसमें आप देखना, यहाँ पर हमने एक बार विदाउट रेजिस्टेंस के किया था, एक बार रेजिस्टेंस लगा के सॉल्व किया था, और दोनों कंडीशन में करंट की वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते थे, एमीटर। ठीक है ना, तो करंट की वैल्यू या एमीटर की रीडिंग दोनों केस में 0 आई थी। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन आपको इसलिए कराया था कि आपके इस टाइप के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते हैं, आपको इन क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो अगर आर एच की वैल्यू बढ़ाते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ती है, लेकिन आर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये पॉइंट एकदम क्लियर।